हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उस चैप्टर को मैंने आपको पूरा समाप्त करवा दिया था। और वहां पर उसके एनसीईआरटी में हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनकी भी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी थी, उनको भी मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो इस प्रकार से मेरा जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब जो होगा वो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा है? तो ये है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना। चैप्टर नंबर आपका 2 है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए एक बात और ध्यान करिएगा कि अगर मान लिया उस जो मैंने पहला चैप्टर था उसमें जो आपको क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद उसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आसान ही है, चैप्टर्स के डिफिनेशन वगैरह से दिए गए हैं। लेकिन अगर फिर भी वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते या उनका आंसर आपको कहीं भी नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे उसमें कुछ था नहीं वहां पर, बाकी और जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें केवल कुछ डिफिनेशंस थी जो पहले चैप्टर से ही थे उसमें। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है या नहीं उसका आंसर आपको कहीं मिल पा रहा है तो बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए कभी कभी चैप्टर को क्या होता है कि इसे कह दिया जाता है कि अम्ल और क्षारक को क्षार कह दिया जाता है ना। तो गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से जो बेस का मतलब होता है वो होता है क्षारक, क्षार नहीं होता। क्षार और क्षारक में डिफरेंस होता है। ये अभी जो चैप्टर मैं आपको चालू करूंगा आगे पढ़ाऊंगा धीरे धीरे क्षार और क्षारक के बारे में। तो क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, इन दोनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। वहां पर आपको बताऊंगा कि क्षार और क्षारक में मेन डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं, पहले हमें पढ़ना होगा एसिड के बारे में यानी अम्लों के बारे में, अम्ल के बारे में। दूसरा है क्षारक के बारे में पढ़ना होगा, और तीसरा है आपका सॉल्ट यानी लवण के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें चालू करना होगा वो एसिड से चालू करना होगा, अम्ल से चालू करना होगा। तो चलिए यहां पर देख लीजिए, अम्ल लिखा हुआ है यानी एसिड, एसिड है ना। तो एसिड का नाम आपने इंग्लिश में सुना होगा ज्यादातर, तो वैसे अगर हिंदी में भी सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो एसिड का मतलब होता है अम्ल, एसिडिटी, है ना, अम्लता सुना होगा, तो वहीं से बेटा बना हुआ है अम्ल। तो उसके बाद देखिएगा कि क्या है ये डिफिनेशन इसकी क्या कहती है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्लों की जो डिफिनेशन थी, देखिए अम्लों की और क्षारों की जो डिफिनेशन है वो बहुत सारी डिफिनेशंस थी, कुछ पुरानी अवधारणाएं थी अम्ल और क्षार के विषय में, है ना। क्योंकि जब साइंस का उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था तो वहां पर जो डिस्कशन होता था एसिड और बेस के, तो वो डिस्कशन होता था उनके स्वाद पर, है ना। और उनका एक छोटा मोटा जो टेस्ट था लिटमस पेपर वाला। अब ये लिटमस पेपर भी क्या था, एक जो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है यानी प्राकृतिक सूचक। अभी लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक होता है ना। तो उसी के साथ क्या करता था कि ये एसिड जो है विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता था, है ना। तो वहां पर यह देखा जाता था कि पहले उतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, तो अम्लों की डिफिनेशन जो पुरानी अवधारणाएं बनाई गई अम्लों के विषय में, वो क्या कहा गया कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो क्या करते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये डिफिनेशन आपकी ओल्ड डिफिनेशन है, पुरानी अवधारणा है, पुरानी परिभाषा है, जो अम्लों के विषय में ऐसा बताया जाता है कि जो स्वाद में खट्टा होगा, है ना, वो क्या होगा, एसिड होगा, और क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। देखिए कंफ्यूजन की बात यहां पर होती है कि जब एसिड और बेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हमें ये हो जाता है कि अम्ल नीले को लाल करता है या क्षार नीले को लाल करता है। तो इसके लिए भी एक वर्ड होता है जिसको आप याद रखिएगा, उससे आपको पता रहेगा कि एसिड एक, देखिए दोनों में से एक याद रखिए, एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बता ले जाएंगे। तो यहां पर एक शब्द हम लिख देते हैं इसके लिए, अम्ल क्या करता है उसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है अनिल। यानी यहां पर क्या है कि अम्ल नीले को लाल कर देता है,
है ना, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा ताकि आपसे कभी कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन इसी में हो जाता है कि अम्ल नीले को लाल करता है कि क्षार नीले को लाल करता है। तो कंफ्यूजन में अम्ल पूछता है तो कहीं क्षार लगा देते हैं, क्षार पूछता तो अम्ल लगा देते हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, अनिल को, है ना। आ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, नी से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो ये जो परिभाषा है आपकी ओल्ड डिफिनेशन है। अब यहां पर देखिएगा उसके बाद हुआ क्या कि कुछ पदार्थ जो थे आपके नेचुरल पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ हैं, और उनमें भी अम्ल पाए जा रहे थे। तो कौन कौन से वो पदार्थ थे जिनमें कौन कौन सा अम्ल आपको मिलता है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। तो चलिए इनका डिस्कशन आगे हम कर लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राकृतिक अम्ल, देखिए कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम हैं और उनके स्रोत कहां से वो मिलते हैं, है ना, या कहां कहां पर वो पाए जाते हैं, उनके विषय में यहां पर लिखा हुआ है, इसको जरा देख लीजिए। तो नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल, है ना। क्या है नंबर फर्स्ट, एसिटिक अम्ल, यानी प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से, देखिए पहला लिखा है एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल है आपका। अब देखिए जो एसिटिक अम्ल है वो आपका लिखा हुआ कहां पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में क्या होता है, सिरका। देखिए ध्यान ये रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विनेगर लिख देता है, सिरका नहीं लिखता है ना। तो सिरकों को इंग्लिश में जो है विनेगर कहते हैं, इसलिए वहां से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये एसिटिक अम्ल कहां मिलता है आपको, सिरके में मिलता है, यानी सिरके के अंदर आपको एसिटिक अम्ल मिलता है, पाया जाता है। सेकंड देखिएगा आपका लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल। देखिए सिट्रिक अम्ल आपको कहां पर मिलता है, इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत जो होता है वो नींबू और संतरा होता है, यानी नींबू और संतरे में आपको सिट्रिक अम्ल मिलता है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नंबर थर्ड देखिए लिखा हुआ है कि फार्मिक अम्ल, है ना। देखिए फार्मिक अम्ल क्या होता है, ये यहां पर जो होता है बिच्छू और बर्रे के डंक में होता है, यानी बिच्छू और बर्रे वगैरह जो आपको डंक मार देते हैं तो क्या होता है कि उनके काटने के बाद हमें शरीर में क्या होती है, जलन होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो आपके फार्मिक अम्ल की वजह से ये होता है। 4 नंबर देखिए लिखा है लैक्टिक अम्ल, ये जो आपका लिखा हुआ है वो है लैक्टिक अम्ल। ये नंबर 4 जो आपका लिखा है वो है लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल आपको कहां देखने को मिलेगा, तो लैक्टिक अम्ल आपको मिलता है दही में। दही में आपका क्या होता है कि लैक्टिक एसिड होता है, वहां पर पाया जाता है। तो यहां पर हमने आपको बताया है कि अम्ल की पुरानी जो अवधारणा थी, पुरानी जो परिभाषा थी उसको बताया, और उसके बाद कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में डिस्कशन। देखिए इसको ध्यान इसलिए रखना है कि मान लिया हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या कहीं भी कोई भी पूछ ले कि बताइए आपका लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपको कहां देखने को मिलता है, या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। इस तरीके से मान लिया छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, नॉर्मल जानकारी के लिए भी होना चाहिए। तो ये 4 यहां पर लिखे हुए हैं, आप इन चारों का और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको 4 के बाद जो और भी बचे हुए हमारे कुछ प्राकृतिक अम्ल और होते हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अगले कुछ मैंने अम्लों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, वही प्राकृतिक अम्ल हैं और कहां से हमें प्राप्त होते हैं या क्या इनका स्रोत है वो भी लिखा हुआ है, देखिएगा यहां पर। तो 4 नंबर तक मैंने आपको अम्ल बता दिए थे, 5वां देखिएगा क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल आपको कहां मिलेगा, आंवले में। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नंबर 6 लिखा हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो कहां कहां पर होगा, अंगूर में होगा, इमली में होगा, कच्चा आम में होगा। जो कच्चा आम होता है ना, अंगूर होता है, इमली है और कच्चा आम है, इन सभी में कौन सा एसिड मिलेगा आपको, टार्ट्रिक अम्ल मिलता है यहां पर। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर लिखा हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल आपका पालक और टमाटर में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सैलिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सिलेट यानी पथरी का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो यहां पर देखिए मैंने आपको अम्ल की पुरानी परिभाषा बता दी कि पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते वो अम्ल कहलाते हैं। ये एक पुरानी अवधारणा थी। साइंस की भाषा में कहा गया कि अगर हमें
साइंस में पहचानना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो उसे कैसे पहचानेंगे? तो उसी के संबंध में बहुत सारी अम्लों की आधुनिक परिभाषाएं, यानी अब एसिड और बेस की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। देखिए इस वीडियो में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं केवल एसिड के बारे में, यानी अम्ल के बारे में, है ना। क्षारक के बारे में हमारा अगला जो वीडियो रहेगा उसमें जब क्षार की बात करेंगे तो हम क्षारक की बात करेंगे। अब हम क्या बात डिस्कशन कर रहे हैं? अम्लों के विषय में। तो यहां पर देखिएगा जो सबसे पहली अम्लों की आधुनिक परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा थी वो थी आर्हेनियस की। अब देखिए आर्हेनियस ने अम्लों के बारे में क्या बताया है, तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस की अवधारणा लिख सकता है या आर्हेनियस की परिभाषा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्लास 10th में आर्हेनियस की परिभाषा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही, वैसे अवधारणाएं बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th में है वो है आर्हेनियस की अवधारणा। बाकी ब्राउनस्टेड लॉरी भी है और लुईस की अवधारणा भी है, तो वो आपके 11th क्लास में आपको मिलती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अवधारणाएं सारी बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो कौन सी है? आर्हेनियस की अवधारणा। ये आपके एग्जाम में भी लिखने के लिए आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए देखिए आर्हेनियस वैज्ञानिक ने क्या बताया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं बताई है, अपने अपने हिसाब से अम्लों को और क्षारकों को परिभाषित किया है ना। तो देखिए आर्हेनियस ने कहा, क्या कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जल में घोलने पर, यह भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जैसे आप पानी में मिलाएंगे तो ये क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। तो देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है? H प्लस मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H प्लस। तो देखिए H प्लस ये है, H प्लस देखिए यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये देखिए H प्लस है। तो ये पदार्थ क्या कर रहा है कि जैसे इसको पानी में घोल है, मान लिया हम यहां समझना चाहें इसको, ये इसमें मैंने मिला दिया HCl। तो जैसे इसमें क्या था? इसमें वाटर है, H2O है, पानी है इसमें। अब पानी में जैसे HCl मिलाएंगे तो यहां पर क्या होगा? H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो यही हमारे आर्हेनियस ने कहा था कि जो पदार्थ जल में घोलने पर या जल में मिलाने पर या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस देता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है ना। तो यहाँ पर HCl को मैंने पानी में मिलाया और टूटने के बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है वाटर, इस एरो के ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, और ये जो एरो लगा हुआ है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों तरफ हो सकती है ना। क्योंकि ये टूटेगा इसमें और ये दोनों फिर से कंबाइंड करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा, है ना। इसलिए दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। आप केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या केवल HCl लिख दीजिए, केवल CH3COOH लिख दीजिए। आपको कोई जरूरी नहीं कि ये बना करके ही दिखाया जाए, लेकिन ये बना दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया, H2O में घोलने पर H प्लस और Cl माइनस हो गया। यहां पर देखिए CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल। अभी मैंने आपको बताया था प्राकृतिक अम्लों के स्रोत में एसिटिक अम्ल कहां होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में, है ना। तो यहां पर देखिए इसको जब पानी में मिलाएंगे तो CH3COO माइनस देखिए ऐसे टूटेगा, ये हो गया माइनस का पार्ट और ये हो गया हमारा H प्लस जो हमें चाहिए था, जो आर्हेनियस ने बताया है। तो H प्लस देखिए यहां पर ये मिल रहा है, तो ये क्या है? H प्लस दे रहा है, इस कारण से ये क्या है? एसिड है, अम्ल है। तो इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाएगा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये बात तो चलिए सही रही। अब उसके बाद दिक्कत क्या आई? इसके बाद दिक्कत ये आई कि जिन पदार्थों में H प्लस नहीं होगा उनको कैसे बताओगे कि ये एसिड होगा कि क्षार होगा, एसिड होगा कि बेस होगा, है ना, अम्ल होगा कि क्षारक होगा। जिन पदार्थों में H प्लस नहीं है, मान लिया इनमें H प्लस था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ है, तो जिन पदार्थों में H प्लस नहीं होता है उनमें कैसे पहचानेंगे, है ना, कि एसिड होता है कि बेस होता है, या एसिड होगा कि बेस, क्षारक होगा यानी अम्ल होगा कि क्षारक होगा, उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसकी व्याख्या करने के लिए अगले जो वैज्ञानिक आएंगे वो अपनी अवधारणाएं देंगे, है ना। यहां पर क्या हो रहा कि H प्लस ये
प्रदान कर रहा है। अब इसके बाद दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं, वो आएंगे ब्रॉन्स्टर लॉरी, और ब्रॉन्स्टर लॉरी की जो परिभाषा है वो कुछ और है, उसको हम देखेंगे अभी जस्ट आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ब्रॉन्स्टर लॉरी की अवधारणा को बता देता हूं। चलिए देख लेते हैं हम अगली अवधारणा को। देखिए ये अवधारणाएं आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, क्लास 10th में नहीं आएंगी, लेकिन 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके ये काम आएंगी। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी देता हूं आपको, लेकिन जो तैयार करना है वो आपको आर्हेनियस की अवधारणा 10th लेवल पर तैयार करना है। बाकी 11th 12th में आप आएंगे तो आपको ये काम आएगी, और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रॉन्स्टर लॉरी ने आखिर कहा क्या है। चलिए देख लेते हैं ब्रॉन्स्टर लॉरी की अवधारणा। ब्रॉन्स्टर लॉरी ने एसिड के विषय में क्या बताया है, अम्ल के विषय में क्या बताया है, और क्षार के विषय में क्या बताया, यानी क्षारक के विषय में क्या बताया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, यानी वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन आयन को निकालते हैं। देखिए अब यहाँ जलीय वलीय विलयन की बात नहीं की गई है, कोई जरूरी नहीं कि जलीय विलयन हो, इन्होंने केवल डेफिनेशन अपनी दी है कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, यहाँ पर जलीय वलीय विलयन नहीं है ना। तो यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन आयन का त्याग करने वाले, देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl प्लस क्या है NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया है। अब यहां से क्या किया है, देखिए जो आपका HCl है, यहां से इसने हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दिया। देखिए यहां पर HCl से क्या बना, देखिए HCl से ये देखिए ये बन गया, HCl से आपका Cl माइनस बन गया है ना। यहां से HCl से Cl माइनस बन गया, तो यहां पर देखिए क्या है, इसका H निकल गया ना, हाइड्रोजन निकल गया, तो इसने हाइड्रोजन को निकाल लिया है, यानी H प्लस का त्याग कर दिया है। तो HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है ना। और यहां पर क्या है कि देखिए NH3 जो आपका है, इसने क्या किया, आपकी हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितना था, 3 था, इसका हाइड्रोजन इसने ग्रहण कर लिया है ना। NH3 से क्या बन गया NH4, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां लग गया प्लस, इसने हाइड्रोजन को त्याग किया तो यहां पर Cl पर माइनस लग गया, और इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो इस पर प्लस लग गया, है ना। यहां पर पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन को त्याग करेगा वो अम्ल होगा, और जो उस त्याग किए गए हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा वो क्षारक होगा, यानी बेस होगा। यानी यहां पर NH3 क्या है, बेस है, क्षारक है ना। तो इस प्रकार से जो त्याग करेगा हाइड्रोजन को वो एसिड होगा, और जो ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ, एस्टिक एसिड CH3COOH है ये, है ना, एस्टिक एसिड। अभी पिछले मैंने एग्जांपल आपको यही बताया था, वहां भी जब आर्हेनियस की अवधारणा बताई थी। तो ये है एस्टिक एसिड और ये है वाटर। अब यहां पर भी क्या हुआ कि एस्टिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया, देखिए H प्लस यहां से इस साइड में देखिए CH3COO माइनस बन गया, तो यहां पर देखिए माइनस लगा हुआ है ये, है ना। और उसके बाद इसने जो हाइड्रोजन त्याग किया वो वाटर ने क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। तो यहां पर ये क्या है, एस्टिक एसिड आपका अम्ल है, यानी CH3COOH क्या है, अम्ल है, एसिड है। और इसने ग्रहण किया है H2O ने, तो H2O यहां पर क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो हाइड्रोजन का त्याग करेगा वो एसिड होगा ब्रॉन्स्टर लॉरी के अनुसार, और जो उस हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, H प्लस को ग्रहण करेगा, वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो यहाँ पर H2O क्या है, क्षारक, इसने ग्रहण कर लिया तो यहाँ हो गया H3O प्लस, और ये इसने त्याग कर दिया तो यहाँ पर H कम हो गया। तो ये बात है ब्रॉन्स्टर लॉरी की अवधारणा। ब्रॉन्स्टर लॉरी ने यही बताया था कि जो H त्याग करेगा वो एसिड होगा, और जो H प्लस को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, बेस होगा, यानी क्षारक होगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट अवधारणा जो लुईस की अवधारणा है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे जो अगले वैज्ञानिक हैं वो हैं लुईस साहब। देखिए यहाँ पर क्या है कि लुईस की अवधारणा लिखा हुआ है। देखिए अब बहुत बात हो गई आर्हेनियस की और ब्रॉन्स्टर लॉरी की। उन दोनों लोगों ने ये कहा कि जो H प्लस त्याग कर, जैसे आर्हेनियस ने कहा था कि जो H प्लस त्याग करता है वो एसिड होता है, अम्ल होता है। और आर्हेनियस ने क्षारक के विषय में भी बात कही थी कि जो OH माइनस त्याग करेगा, यानी हाइड्रोक्सिल आयन त्याग करेगा, वो क्षारक कहलाएगा,
है ना। उसके बाद सेकंड जो थे आपके ब्राउनस्टेड लारी, उन्होंने कहा कि जो H प्लस त्याग करेगा, हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा, वो अम्ल होगा, एसिड, और जो उस H प्लस को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, क्षारक होगा, बेस होगा। अब यहां पर बात ये कहा गया कि मान लिया कि कहीं पर H और OH ना हो या हाइड्रोजन आयन ना हो, H प्लस ना हो, तब कैसे आप बताएंगे कि ये एसिड है और की बेस है। तब किसी पदार्थ को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे वहां पर हाइड्रोजन आयन H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, तब कैसे बताओगे कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए लुईस ने अपनी अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, है ना, यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा वो क्या होगा, क्षारक होगा, यानी बेस होगा। ये लुईस ने कहा था। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है NH3, है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर। देखिए ये जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये है लोन पेयर, है ना। जब किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तभी तो वो दान करेगा, होगा ही नहीं तो कहां से दान करेगा। तो यहां पर NH3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो ये NH3 क्या करेगा, त्याग करेगा। तो जब त्याग करेगा तो ये क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा वो क्षारक होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, एसिड होगा। ये बात किसने कही है, लुईस ने कही है, लुईस की अवधारणा है। तो यहां पर NH3 क्या करेगा, इस BF3 को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, दे देगा। तो देखिए NH3 ने BF3 को अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, यानी BF3 ये क्या है आपका, एसिड है, अम्ल है। देखिए BF3 में हाइड्रोजन कहीं नहीं आया, लेकिन BF3 क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। किसके अनुसार है, तो ये है लुईस की अवधारणा के अनुसार, है ना। हालांकि इनका डिटेल डिस्कशन जो हम करेंगे वो क्लास 11th का जब वीडियो बनाएंगे तब वहां पर इनके बारे में बिल्कुल एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर ब्रांस्टेड लॉरी और लुईस की अवधारणाओं के विषय में। यहाँ पर केवल आपको जानकारी में बता देता हूं कि बताया क्या था, क्योंकि आपको किताब में ये लिखा हुआ मिलेगा इसलिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, एसिड हो गया BF3, और ये देखिए अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर का त्याग किया है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब कोई त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो उसके बाद जो बंध बन जाता है उसको कहते हैं उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं एरो लगा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको त्याग किया है। ये सिंबल दिखाता है कि NH3 ने BF3 को एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्याग किए हैं, दिए हैं। तो इन दोनों के बीच में ये क्या बन जाएगा, सहसंयोजी बंध हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी हो जाती है लुईस की अवधारणा। तो आज का जो हमारा टारगेट था एसिड बताना आपको, मैंने आपको अम्ल की परिभाषा, पुरानी अवधारणा बताई, कुछ प्राकृतिक अम्ल बताए, उनके स्रोत बताए, और अम्लों की आधुनिक परिभाषाएं, आधुनिक अवधारणाएं कौन कौन सी थी, किन किन वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षारकों के विषय में बताया है, उनके विषय में भी मैंने आपको आज बता दिया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एसिड के प्रकार यानी अम्लों के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने आपके लिए परिश्रम करना चालू कर दिया है, तो आपका भी कर्तव्य ये बनता है कि चैनल को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि जब आप शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम बिल्कुल डिटेल में अपने वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।